हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा होगा कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई तैयारी वगैरह सब पास में है और बढ़िया से आप लोग तैयारी भी कर रहे होंगे। तो आज फिर से हम लोग लेके यहाँ पे उपलब्ध है 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत कम समय में हम लोग आज पूरे 50 क्वेश्चन करेंगे। और जो कि आप थंबनेल देखे होंगे तो आपको पता लग गया होगा कि मस्ट वीवीआई क्वेश्चन यहाँ पे है ना। तो एकदम बिल्कुल देरी नहीं करना है और सारे दोस्तों के पास शेयर भी कर लेना है, क्योंकि सारे बच्चों को पढ़ना एक साथ बहुत जरूरी होता है। और मजेदार बात है ना, कि ये 50 क्वेश्चन एकदम मॉडरेट टाइप के, हार्ड मॉडरेट में लेकर आए हुए हैं, तो आपको बहुत मजा आने वाला है आज के सेशन में। तो बने रहिए और फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर वेयर कर दीजिए। और जो भी बच्चे न्यू है उस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके पास सबसे पहले वीडियो पहुंचेगा। जो कुछ भी हम बना के भेजेंगे एग्जाम तक बस धैर्य बना के रखना, बहुत कुछ सिखा के जाएंगे, बहुत सारी चीजें बता के जाएंगे। बाकी जो लेक्चर बना के डाले हुए हैं आप लोग उधर से देखते रहिए। फिलहाल हम लोग यहाँ से क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और यहाँ से जानेंगे क्वेश्चन क्या है। लेट्स गो। क्वेश्चन देखिए आपके पास यहाँ पे स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। यदि चालक में धारा दुगुनी कर दी जाए, यहाँ हम फिजिक्स का क्वेश्चन लिए हुए हैं, टोटल 17 क्वेश्चन है। तो एकदम बिल्कुल घबराना नहीं है। किसी चालक में धारा को दुगुनी किया जाएगा तो दी गई ऊष्मा उत्पादन क्या होगा। यदि किसी चालक में धारा को आप क्या कर रहे हो, दुगुनी कर रहे हो। हमेशा एक बात को याद रख लो, धारा को क्या कर रहे हो, दुगुनी कर रहे हो। तो ऊष्मा उत्पादन क्या होगा, आधा होगा कि दुगुना होगा कि 4 गुना होगा या समान होगा। अब ये क्वेश्चन है ना, आप तो पढ़े हो Q इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, तो ये भी आप एक फॉर्मूला पढ़े हो। अब इसमें क्वेश्चन चूंकि आपका ये कह रहा है कि इसमें धारा का मान को हम क्या कर रहे हैं, दुगुना कर रहे हैं। तो जब धारा के मान को दुगुना कर रहे हैं तो भैया तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर का मतलब हो गया ये 4। इसका मतलब कि जितना पहले धारा था उसका कितना गुना लेके जा रहा है, तो 4 गुना लेके जा रहा है। पहला क्वेश्चन मजा आ गया बनाने में, समझ में आया होगा ना। हाँ चलो, ओम के नियम लागू होता है जब ताप स्थिर हो, धारा स्थिर हो, विभव शून्य हो, प्रतिरोध शून्य हो। अरे नहीं, प्रतिरोध शून्य हो तो मजा नहीं आएगा, विभव शून्य हो मजा नहीं आएगा, धारा हो स्थिर, ताप स्थिर होना चाहिए। ओम के नियम में ताप को अचर रखा जाता है, स्थिर रखा जाता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर की वजह से धारा के मान में परिवर्तन आता है, इसलिए ओम के नियम में ताप को अचर रखा जाता है। अचर माने कांस्टेंट। अवतल दर्पण द्वारा अनंत पर रखी वस्तु की छवि कैसी बनेगी। एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण कैसे बनता है, कटा 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 ऐसे बना दो और ये अनंत पे वस्तु रहता है, अनंत पे वस्तु दिखाई देती नहीं है, तो ये वस्तु ऐसे आती है ऐसे। तो हमेशा याद रख लो, जब वस्तु अनंत पर होगा तो उसका छवि यानी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर, केंद्र पर, ध्रुव पर, अनंत पर। तो आपका सीधा जवाब हो जाएगा फोकस पर। आपका सीधा जवाब हो जाएगा फोकस पर, याद करके रखना है। उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं भाई, क्वेश्चन देख लो अगला। वास्तविक प्रतिबिंब उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, विस्तृत दृश्य क्षेत्र बनाता है, फोकस दूरी कम होती है। वास्तविक प्रतिबिंब तो बनाता नहीं है, बड़ा प्रतिबिंब बनाता नहीं है, फोकस दूरी कम होती नहीं है, विस्तृत दृश्य क्षेत्र देता है। विस्तृत दृश्य क्षेत्र का मतलब होता है तबे हम लोग की जो गाड़ियां होती है उसके हम लोग दर्पण इधर साइड में जो हम लोग लगाते हैं, यहाँ पे चालक बैठा रहता है और इसमें देख के पीछे गाड़ी को चलाता है, क्योंकि पीछे जितनी भी एरिया है ये सबको शो कर देता है तो गाड़ी आसानी से चलती है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्भर करता है, किस पे डिपेंड करता है भैया, कौनो माध्यम का अपवर्तनांक किस पे डिपेंड करेगा, प्रकाश के रंग पे, माध्यम की प्रकृति पे, निर्वात पे या केवल कण पे, किस पे डिपेंड करेगा। तो हमेशा याद रखना, माध्यम का प्रकृति कैसा होगा, नेचर कैसा होगा, इस पे डिपेंड करता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक, इस पे डिपेंड करता है पर माध्यम की प्रकृति पर। क्लियर हो गया। अगला, लेंस की क्षमता होगी जब फोकस दूरी, लेंस की क्षमता शून्य होगी जब फोकस दूरी क्या होगा। तो एक जरा बात बताओ, लेंस की क्षमता हमारा शून्य आएगा, हम लोग पढ़े P = 1/f, ये बेचारा शून्य हो गया। ये शून्य अगर हो गया तो ये क्यों शून्य हुआ था, इसके पीछे का रीजन क्या होगा कि ये शून्य हो गया, लेंस की क्षमता शून्य होगी तो फोकस दूरी क्या होगा। देखो भाई, मजाक का क्वेश्चन ये नहीं है, ये हल्का में इस क्वेश्चन को मत लेना, नहीं तो गड़बड़ा जाओगे। देखो इसको बना के दिखा रहे हैं, ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करना। देखो पहले यहाँ ध्यान से, ये F = यहाँ पे आएगा, F * यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 1
होगा होगा। ये 0 को गुणा में इधर भेजोगे भाग में, यहाँ पे 0 आएगा। 0 कभी 1 को डिवाइड नहीं कर सकता है, रियल में नहीं कर सकता है। ये अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित वाला जो मामला होता है वो होता है अनंत का। इसका मतलब कि लेंस का क्षमता शून्य होगा कब, जब फोकस दूरी अनंत हो जाए, यानी 1/अनंत का वैल्यू 0 होता है। तब फोकस दूरी जब अनंत होगा, फोकस दूरी जब क्या होगा, अनंत होगा, तो याद रखना लेंस का क्षमता शून्य होता है। आपका ऑप्शन नंबर सी, आपके ऑप्शन में शून्य में दिया है, आप जाना बड़बड़ा के मार के शून्य चले आना, गड़बड़ करके चले आओगे, ठीक है। अनंत आपका सही आंसर हो जाएगा। विद्युत मोटर में प्रयुक्त सिद्धांत, विद्युत मोटर जो होता है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है, धारा के रासायनिक प्रभाव पे, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे। अगला आपको 2 ऑप्शन भी यहाँ पे दिखा देते हैं। धारा के चुंबकीय प्रभाव पे या स्थिर विद्युत पे। तो आप लोग ने इस क्वेश्चन को कल जो लोग लेक्चर किए होंगे उनको पता होगा, धारा का चुंबकीय प्रभाव पे काम करता है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया या नहीं आया? अच्छा एक चीज थोड़ा सा देख लो ना, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नहीं दिया है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 4 5 6 7, ये हम 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग बात कर रहे थे। अब हम लोग आए हैं मतलब 8 नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पे नंबरिंग शो नहीं कर रहा ना, एडिटिंग में चलो थोड़ा सा गड़बड़ वगैरह हो गया, फिर भी क्वेश्चन आपके पास है, आप लोग आराम से देखने की कोशिश करोगे, समझने की कोशिश करोगे, गड़बड़ कोई नहीं करोगे। ठीक है, चलिए भाई। फ्लेमिंग का दायां हाथ नियम संबंधित है, फ्लेमिंग का दाहिना हाथ, तो दाहिना हम लोग का कौन होता है, ये जिससे आप लोग खाना खाते हो, ये दाहिना हाथ हो गया। ये क्या करता है, मोटर से संबंधित है। देखिए ये क्वेश्चन आपके पास है ना, मोटर से संबंधित है, जनरेटर से संबंधित है, ट्रांसफार्मर से या बैटरी से, किससे संबंधित है फ्लेमिंग का दायां हाथ। देखो आ गया ना मजेदार क्वेश्चन, बस ऐसे तो आप देखते रहते थे, लेकिन संबंधित किससे, अब तो आया मजा, ले लो क्वेश्चन पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 है और फटाक देकर आपको इसका आंसर बताना है और बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। याद रखना जनरेटर, जनरेटर का काम क्या होता है आपको सबको पता है, ये यांत्रिक ऊर्जा को, चलो अच्छा से लिख देते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को, ठीक है। जनरेटर का काम क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। किसमें बदलता है, विद्युत ऊर्जा में। याद रहेगा। चलो एसी धारा की दिशा क्या होती है, एसी धारा अल्टरनेट करंट, जब इसका नाम ही अल्टरनेट करंट तो देख लो ना, स्थिर रहता है कि बदलती रहती है कि शून्य होता है कि केवल बढ़ता है। तो जैसे बात किया एसी धारा का, तो एसी का मतलब होता है अल्टरनेट करंट। अल्टरनेट करंट क्या स्थिर रहेगा, क्या वो शून्य रहेगा? बस यहाँ प्यार से इस पॉइंट पे सोचोगे तो आंसर इजीली तरीका से फाइंड कर लोगे, है ना। यहाँ पे आप फटाक देकर बताओगे। याद रखना अल्टरनेट करंट का मतलब होता है, अल्टरनेट का सीधा मतलब होता है बदलना, अल्टरनेट का सीधा मतलब क्या होता है, बदलना यानी चेंजिंग होना। क्लियर हो गया। ध्वनि तरंगों में ऊर्जा का परिवहन होता है, ध्वनि तरंगों में, क्वेश्चन नंबर आपका अगला यहाँ पे है। माफ कीजिएगा नंबर शो नहीं कर रहा है, बट अब वीडियो स्टार्ट है तो बनाना जरूरी है। ध्वनि तरंगों में ऊर्जा का परिवहन होता है माध्यम के बिना, निर्वात में, माध्यम के द्वारा या प्रकाश की तरफ। ध्वनि तरंगों में ऊर्जा का परिवहन होता है माध्यम के बिना। देखो कभी भी ध्वनि माध्यम में के बिना नहीं चल सकता है, उसके लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ध्वनि की आवृत्ति बढ़ाने पर, ध्वनि की आवृत्ति बढ़ाइएगा तो क्या बदलेगा, क्या बदलता है, तीव्रता, वेग, पिच या आयाम। तो ध्वनि की आप आवृत्ति बढ़ा रहे हो तो हमेशा याद रख लोगे तारत्व कहा जाता है, नहीं तो पिच कहा जाता है, ये बदल जाता है। क्लियर हो गया। अभी हम लोग कितना नंबर क्वेश्चन पे हैं, क्वेश्चन को काउंट भी करना पड़ेगा यार। ये हम लोग यहाँ पे कितना नंबर पे थे भैया, ये हम लोग का 8 नंबर था, ये फिर हम लोग का हो गया 9 नंबर, फिर ये हो गया हम लोग का 10 नंबर, ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन 11 नंबर, और ये हो गया हम लोग क्वेश्चन 12 नंबर। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम लोग हैं, और थोड़ा सा आप लोग को इजीली तरीका से यहाँ पे क्वेश्चंस बताने की कोशिश करना। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं, 1 2 3 4, कितने नियम होते हैं प्रकाश के परिवर्तन के, फटाक फटाक सारे बच्चे जवाब देंगे। प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। चलिए क्वेश्चन आपके पास ये रहा, प्रिज्म द्वारा विच्छेदन का कारण, प्रिज्म द्वारा विच्छेदन का कारण। अब आपको समझना है कि प्रिज्म जो होता है वह लाइट को अगर रिफ्लेक्टेड कर रहा है तो रीजन क्या है।
तो आप लोग तो एक रीजन बताओगे कि सर वहां पे अपवर्तन हो रहा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब एक चीज और है कि आप देखते हो कि वो कलरफुल में जो पैटर्न मिलता है हम लोग को प्रिज्म के रिफ्रैक्शन के बाद जो पैटर्न मिलता है वो कुछ झुका हुआ ऐसे तरीके से हम लोग को पैटर्न मिलता है। कोई कम झुक रहा है, कोई ज्यादा झुक रहा है ना। ये पैटर्न हुआ ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हुआ कि वो तरंग दैर्घ्य में अंतर है उन कलरों में। समझ पा रहे हो? तो इसका मतलब ये है कि उसमें भी कुछ डिफरेंस है। तो अब ध्यान से समझिएगा बात को तो समझ में आएगा कि प्रिज्म द्वारा विच्छेदन का कारण अपवर्तन भी हो सकता है और तरंग दैर्घ्य भी हो सकता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या है? बी एंड सी दोनों यहाँ पे सही हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को अगर ज्ञात करने की अगर हम बात करें तो उसका सही नियम क्या है? जब आपको पता चलेगा तो बताइएगा फटाक देकर। बायां हाथ का नियम, या यहाँ से दायां हाथ का अंगूठा नियम, या फ्लेमिंग का नियम, या ओम का नियम। तो आपको जो डिस्कशन किए थे एक बार आपको हम बताए थे, दायां हाथ का अंगुष्ठ नियम से ऐसे आप पता करोगे तो ये जो अंगूठा होता है धारा की दिशा बताता है, और जी हम लोग का अंगूठा होता है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बता रहा होता है। समझ में आ गया? तो यानी हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम को हम लोगों ने देखा। अब प्रतिरोध निर्भर करता है, ये भी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो प्रतिरोध किस पे डिपेंड करता है? तो लंबाई पे, क्षेत्रफल पे, पदार्थ पे, इनमें से सभी। तो सीधा इसका जवाब हो जाएगा इनमें से सभी, सब पे डिपेंड करता है। घरेलू विद्युत परिपथ को उपकरण में जोड़े जाते हैं, घरेलू विद्युत परिपथ उपकरण में जोड़े जाते हैं। किस क्रम में जोड़िएगा भाई? श्रेणी क्रम में, या समानांतर क्रम में, या मिश्रित क्रम में, या वृत्ताकार क्रम में? ये आपके पास, तो आप इस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश कीजिए। देखो मस्ट क्वेश्चन है ये भैया, है ना। आप घर में जो वायरिंग करा रहे हो उसमें जो उपकरण को जोड़ने की जो बात कर रहे हो उसमें किस प्रकार से जोड़ने की बात कर रहे हो विद्युत परिपथ में? श्रेणी क्रम में, या समानांतर क्रम में, या मिश्रित क्रम में, या वृत्ताकार क्रम में? घरेलू विद्युत परिपथ में उपकरण जोड़े जाते हैं किस क्रम में? कभी भी इस बात को ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है कि घर में कभी भी वायरिंग की काम हो तो उसमें उपकरण जो जोड़ने की प्रक्रिया होगी, याद रखना वो श्रेणी क्रम नहीं होता है, वो हमेशा याद रखना समानांतर क्रम में होता है। समानांतर क्रम में आपको फायदा होगा, आपके उपकरण जलने से या खराब होने से बच सकता है। कभी ओवरलोडिंग की समस्या हो, चाहे किसी प्रकार की समस्या हो, तो इससे बचा जा सकता है। समझ में आ गया? अगर मान लीजिए कि ऐसा कंडीशंस अगर आपके पास रह रहा होता है, लेकिन श्रेणी क्रम में मान लीजिए कि अगर सारे एक करके इसी में ऐसे लाइन में आप जोड़ते जा रहे हो, जुड़ते जा रहे हो, तो ये अगर एक चीजें खराब हो गई तो सबको बर्बाद करके चला जाता है। इसलिए समांतर क्रम इज द बेस्ट सीरिएशन ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट। विद्युत ऊर्जा की व्यवहारिक इकाई क्या है? विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक इकाई यानी व्यापारिक इकाई भी पूछेगा तो जूल है कि वाट है कि किलोवाट घंटा है या एम्पियर है। तो हमेशा याद रखो मस्ट क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा की व्यवहारिक इकाई जो होता है वो होता है किलोवाट घंटा। ठीक है, क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन अब हम लोग लेंगे केमिस्ट्री से। एकदम मजेदार प्यारा सा क्वेश्चन आपके पास है कि पीएच मान 5 से कम होने पर विलयन होगा। क्या वो क्षारीय होगा, उदासीन होगा, अम्लीय होगा, प्रबल क्षार होगा? क्या होगा भैया? ऐसे तो 5 है और इससे भी और कम हो गया तो वो क्या होता है? अम्लीय होता है। आपका सही जवाब हो जाएगा अम्लीय। धातु की क्रियाशीलता श्रेणी के सबसे ऊपर कौन होता है? क्रियाशीलता श्रेणी हम लोग बार बार वहां पे देखे हुए हैं, है ना। कलिका, यहाँ पे कलिका ना मांगे आलू जाने फिर शंकर पार्वती। तो इसमें अब यहाँ से एक बाद हम लोग का यहाँ हाइड्रोजन आता है, हाइड्रोजन के बाद आप लोग का Hg आता है नीचे, Hg के नीचे क्या आता है आप लोग का Ag आता है, फिर Au आता है। ठीक है, तो कह रहा है कि सबसे ऊपर कौन होगा, तो ये सही है, जो सोडियम है इन सबसे क्या है, सबसे ऊपर है। क्लियर हो गया? तो आपका सबसे आंसर सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आप यहाँ से सी लगा के जाओगे। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया 19 नंबर क्वेश्चन। हम लोग बढ़ेंगे 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि NaHCO3 को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? तो देखिए भैया, कुछ मत ज्यादा सोचिए। NaHCO3 को जैसा आप इसको हीट कीजिएगा तो आपको सीधा मिलेगा Na2CO3। ठीक है, और आपको हाइड्रोजन गैस रिलीज होता हुआ नजर आएगा, यानी ये धोने का सोडा यहाँ से आपको मिल सकता है, यानी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हो गया?
जंग लगना एक प्रकार की प्रक्रिया है। जंग लगना एक प्रकार की कैसी प्रक्रिया है? अपचयन, ऑक्सीकरण, संयोजन या उदासीनीकरण। तो जंग कब लगेगा, इस पे हम लोग कल डिस्कशन किए थे। जो वीडियो पहले कल का नहीं देखे हैं मैराथन वाला, वो जाकर देख लें। ऑक्सीकरण अभिक्रिया है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का क्या होता है? ऐड होता है। बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में जंग नहीं लग सकता है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा अधातु उष्मा का अच्छा चालक है? अच्छा देखो, वो अधातु है और उष्मा का अच्छा चालक है, तो थोड़ा समझ के, क्या गंधक है, क्या ऑक्सीजन है, या ग्रेफाइट है, या फास्फोरस है? तो सारे बच्चे इसका जवाब बता देंगे ग्रेफाइट। मेरे को भी बात पता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो सबसे सिंपल सा प्रश्न आ गया, 7 से अधिक या 7 के बराबर, 7 से कम या शून्य। तो 7 से कम आपका सही जवाब हो जाएगा। इथेनॉल का उपयोग कहाँ करते हैं? इथेनॉल का उपयोग कहाँ करते हैं भाई? ईंधन में, औषधि में, विलायक में, सभी में, सब में किया जाता है इथेनॉल का इस्तेमाल। ठीक है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? कल से फिर से क्वेश्चन रिपीटेशन में आ गया है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। बिल्कुल ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। साबुन की सफाई क्रिया होती है, जब भी हम बात करें साबुन की सफाई क्रिया होती है अपघटन से, उदासीनीकरण से, मिसेल निर्माण से, ऑक्सीकरण से। हाँ, तो बिल्कुल साबुन की सफाई क्रिया जो होती है वो होता है मिसेल के निर्माण से। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न की तरफ पढ़ेंगे। विद्युत अपघटन में कैथोड पर होता है। विद्युत अपघटन जब भी, यानी जब भी इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन हो रहा होता है, डिकम्पोजिशन होता है, तो वहां पे कैथोड जो होता है उस पे क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है, या अपचयन होता है, या जंग लगता है, या विस्थापन होता है? ये बताना है आपको फटाक जवाब। तो विद्युत अपघटन के कैथोड पर जब भी आपसे पूछेंगे कि क्या होता है, तो आप लोग को वहां पे बोलना है, सीधा आंसर आपको बताना है क्या होता है। वहां पे अपचयन होता है। कैथोड पे क्या होगा? अपचयन। तो एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीकरण। क्लियर। चलिए, तो अभी हम लोग कितने नंबर क्वेश्चन पे हम लोग थे? 27 नंबर क्वेश्चन अभी कर रहे हैं। चलिए, निम्न में कौन सा धातु नहीं है? धातु नहीं है आपको पहचान करना है। तो धातु नहीं का पहचान करोगे ना, तो क्या बताओगे? बताओ फटाक। धातु नहीं का पहचान करना है, तो कौन नहीं है इसमें? पारा धातु है, लोहा धातु है, तांबा धातु है, ब्रोमीन जो है अधातु है। ब्रोमीन क्या है? अधातु। कोई क्वेश्चन इधर छूट तो नहीं रहा ना? समझ में आ गया? हाँ, उदासीनीकरण अभिक्रिया। हाँ ठीक है। 27 का भी, हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो, हाँ 28, हाँ डी, वेरी गुड। चलो, अब यहाँ पे धोने का सोडा का उपयोग नहीं होता है। धोने का सोडा का उपयोग हम लोग कहाँ नहीं करते हैं? तो जल को मुलायम बनाने में, कांच निर्माण में, सफाई में, खाना पकाने में। तो लो यहीं से टैग लगा लो। कभी धोने का सोडा, सर्फ साबुन का इस्तेमाल आप लोग खाना बनाने में करोगे? नहीं करोगे। ऑप्शन नंबर आपका डी सही आंसर हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को कब आप प्राप्त कर पाओगे? प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला जो होता है वो होता है CaSO4 इंटू 1/2H2O। जो ये होता है, ये इसका प्राप्त कब करोगे? जिप्सम को गर्म करने से, CO को ठंडा करने से, CaCO3 को घुलने पर, या NaCl को से। तो यहाँ आप कहाँ पे जा रहे हो इसको बताओगे। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त करने के लिए आप लोग सीधा बताओ क्या इस्तेमाल करना चाहते हो। तो याद रखना, जिप्सम को जब हीट करोगे तो जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू 2H2O होता है ना। तो इसको जब हम लोग हीट करते हैं तो इसमें आधा पानी हट जाता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। अपचयन का अर्थ क्या होता है? तो अपचयन में क्या होता है? ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीजन का जुड़ना अपचयन कभी नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन का हटना, या इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, या हाइड्रोजन का हटना। देखो मस्त प्यारा सा क्वेश्चन आएगा ना। कल हम लोग अपचयन उपचयन से संबंधित इस टाइप का कल क्वेश्चन कल की वीडियो में हुआ है। आप आराम से वहां पे जाओ भैया, और जाकर अपने फटाक उस वीडियो को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। और हम लोग आ गए यहाँ पे, सही आंसर क्या होगा? तो अपचयन में हमेशा याद रखना है, अपचयन में इलेक्ट्रॉन जुड़ता है। अपचयन में इलेक्ट्रॉन क्या होता है? जुड़ता है। ठीक है। सबसे अधिक कठोर पदार्थ कौन है? तो देखते देखते इसका आंसर बताओगे। मेरे को पता है आप लेट करोगे नहीं। हीरा इसका सही आंसर हो जाएगा। संचारण रोकने की विधि। तो संचारण रोकना है तो ऑक्सीकरण कराओगे तो संचारण नहीं रुकेगा। ठीक है। अपचयन में, अपघटन में, गैल्वेनीकरण में संचारण रुकेगा। गैल्वेनीकरण में संचारण क्या होगा? रुकेगा। क्योंकि गैल्वेनीकरण में हम लोग क्या करते हैं कि लोहे पे जिंक की पतली परत को चढ़ा देते हैं। ठीक है, वहां से बचता है। जैव अवक्रमणीय कचरा है। जैव अवक्रमणीय, तो देखो भैया, कागज, पॉलीथीन, कांच, प्लास्टिक। तो प्लास्टिक भी डिकम्पोज नहीं होता है, कांच भी डिकम्पोज नहीं होता है, पॉलीथीन भी डिकम्पोज नहीं होता है। कागज जो होता है वो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ होता है,
ऑप्शन नंबर डी हमारा 34 का हो जाएगा खत्म। आगे हम लोग बायोलॉजी पर, और बायोलॉजी के पहला क्वेश्चन हम लोग का है प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलती है। देखो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलती है जल से, CO2 से, क्लोरोफिल से या ग्लूकोज से। देखो एकदम प्यारा सा क्वेश्चन है, एकदम मस्त, कभी भी ध्यान दो। तो जब भी फोटोसिंथेसिस होता है तो उसमें ऑक्सीजन कहाँ से निकलता है? जल से निकलता है। जना बढ़िया से याद कर लो एकरा को। मानव हृदय में शुद्ध रक्त रहता है, और ह्यूमन जो हार्ट है वहां शुद्ध रक्त कहाँ है भाई, है ना? इसका जवाब आप लोग क्या दोगे? दाएं अलिंद में होता है या बाएं अलिंद में होता है, दाएं नीले में होता है या महाधमनी में होता है? शुद्ध रक्त कहाँ रहता है? तो जब भी बात किया जाएगा कि शुद्ध रक्त की बात, हम मान लो कि जब भी आपसे कर रहे हैं तो आप लोग ह्यूमन हार्ट को तो देखो बढ़िया से। तो जो ह्यूमन हार्ट को देखो तो शुद्ध रक्त रहने की बात, देखो महाधमनी में सिंपल बात जानो, शुद्ध रक्त बहता है, रहता नहीं है। यहाँ कह रहा है कि शुद्ध रक्त रहता है। तो जब भी रहने की बात किया जाएगा तो बायां अलिंद याद कर लो। ह्यूमन सूत्रों की संख्या, क्वेश्चन पूछा जाएगा मानव में सामान्य गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है, तब तो 23 जोड़ा होगा, और नहीं तो भैया 46 होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में बी और डी आपका सही आंसर जाएगा। संतुलन और मांसपेशियों का समन्वय नियंत्रित करता है, कौन करता है भाई? संतुलन और मांसपेशियों का समन्वय यानी कंट्रोल कौन करता है? सेरिब्रम करता है, मेडुला करता है, या कौन कर रहा होता है? सेरिबेलम करता है या हाइपोथैलेमस करता है? अब मस्तिष्क का जो, अगर आप भाग के बारे में पढ़े होंगे तो आपको ये बात बढ़िया से जानकारी होगी, और इस बात को आप आसानी से समझ पा रहे होंगे। क्या इसका सही जवाब हो जाएगा? तो आप क्या बताओगे कि इनमें जवाब जो होगा वो हो जाएगा सेरिब्रम। क्या हो जाएगा? सेरिब्रम, सेरिबेलम नहीं होगा। श्वसन की क्रिया में ऊर्जा प्राप्त होती है, तो ऊर्जा प्राप्त किससे होगा भाई? CO2 से होगा, जल से होगा, ग्लूकोज से होगा, ऑक्सीजन से होगा। तो आपको पता है कि सिंपल फंडा मेरे को लगाओगे और वो हो जाएगा ग्लूकोज से। किससे हो जाएगा? ग्लूकोज से। मेंडल ने प्रयोग किया था, तो मेंडल ने किससे प्रयोग किए थे भाई? तो मेंडल प्रयोग किए थे मटर के पौधा पे। किससे प्रयोग किए थे? मटर के पौधा पे। ठीक है। जैव विविधता का संरक्षण आवश्यक है, क्यों? तो जैव विविधता का आवश्यक संरक्षण होता है संसाधन सीमित है, परिस्थितिक संतुलन हेतु, मानव जीवन हेतु, ये सभी। तो क्या आप यूज करना चाहोगे ये सभी? बिल्कुल हाँ, सबके लिए जैव विविधता एकदम जरूरी है। रक्त का थक्का कौन जमाता है? क्या RBC या WBC या प्लेटलेट्स या प्लाज्मा? तो आपको पता होगा प्लेटलेट रक्त को थक्का जमाने में हेल्प करता है। अमीबा की गति कैसी होती है? तो जब भी आपसे पूछा जाए कि अमीबा की गति कैसी होती है, तो सीधा बोलना, ना तो सिलिया, ना तो फ्लैजेला, ना तो पंख, ये नहीं होता, इसमें कुटपाद होता है और इसी से अपना गति करता है। पौधा में वाष्पोत्सर्जन किससे होगा? जड़ से, तना से, पत्तियों से, फूलों से। तो क्या होगा? पत्तियों से। ठीक है। अनुवांशिक लक्षण स्थानांतरित होते हैं, तो क्या? हाँ, अनुवांशिक लक्षण हस्तांतरित होते हैं प्रोटीन से, DNA से, या वसा से, या जल से। तो सही आंसर हो जाएगा आपका DNA। सबसे बड़ा पाचक ग्रंथि की बात कही जा रही है, तो जैसे पूछ दिया ना क्वेश्चन पाचक ग्रंथि, तो पाचक ग्रंथि जैसे आपसे पूछा जाएगा तो आप लोग फटाक देकर बताने की कोशिश करोगे पाचक ग्रंथि सबसे बड़ा कौन है? अग्नाशय है, यकृत है, यमाशय है, या छोटी आंत है? तो भैया ऐसा हूँ, बड़ा ग्रंथि यकृत है और पाचक में ये हेल्प करता ही करता है। पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण क्या? प्राकृतिक आपदा, औद्योगिकरण, जैव विविधता या संरक्षण? तो प्राकृतिक आपदा से प्रदूषण कभी नहीं होता, जैव विविधता से कभी नहीं होता, संरक्षण से कभी नहीं होता, औद्योगिकरण से सबसे ज्यादा क्या होता है आपका? हाँ, प्रदूषण होता है पर्यावरण का। तो चलिए इस तरह से हम लोग टोटल इस वीडियो में 50 क्वेश्चन किए, और कम समय में हम लोग कोशिश किए हैं 50 क्वेश्चन करने का, और सीखने के साथ किए हैं। और फटाफट आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट्स में बताएं। कमेंट्स जरूर कीजिएगा, आप कमेंट्स करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, और हम इस तरह से मॉडरेट क्वेश्चन आपको लाएंगे और इस तरह से कराते रहेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।